वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। आज हम मिल रहे कुछ नए विषय के साथ। हमारा विषय है हिंदी कक्षा छठी। आज हम कक्षा छठी से व्याकरण अर्थात ग्रामर देखेंगे। घटक टॉपिक है हमारा व्याकरण और उसका उपघटक संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आज है हमारा संज्ञा इस व्याकरण का पहला भाग है। देखते हैं इसके आगे। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। उस उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से संज्ञा की परिभाषा या डेफिनेशन बनाई जाएगी। पहला उदाहरण है चिड़िया चहचहा रही है। दूसरा है राम आदर्श व्यक्ति थे। तीसरा है रावण दुष्ट आदमी था। इसके बाद का उदाहरण है हिमालय एक विशाल पर्वत है। इसके बाद का है रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। तो देखिए इस उदाहरणों के द्वारा हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अलग अलग प्रकार की उदाहरण है। जैसे कि पहला उदाहरण है चिड़िया चहचहा रही है। अभी देखो कौन चहचहा रही है? चिड़िया। चिड़िया चहचहा रही है, लेकिन चिड़िया क्या है? किसका नाम है? एक पक्षी का। वेरी गुड। पक्षी का नाम क्या है? चिड़िया। तो पक्षी के नाम का बोध यहाँ पर हो रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण राम आदर्श व्यक्ति थे। तीसरे उदाहरण में भी देखिए रावण दुष्ट आदमी था। मतलब देखो व्यक्ति और आदमी, इससे पता चलता है कि ये मानव के नाम हैं। तो नाम कौन सा है? पहले उदाहरण में राम और रावण। तो ये किसके नाम हुए? व्यक्तियों के। व्यक्तियों के क्या हुए? नाम। इसके बाद देखते हिमालय एक विशाल पर्वत है। पर्वत या हिमालय मतलब एक स्पेसिफिक नाम है। यहाँ पर पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्वत का नाम बताया गया है। क्या है पर्वत का नाम? हिमालय। मतलब ये यहाँ पर हमें किसी स्थान का बोध कराते हैं। स्थान। स्थान का नाम क्या है? हिमालय। हिमालय पर्वत। उसके बाद देखते हैं रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। तो देखिए ग्रंथ बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम बताया गया है रामायण। रामायण एक स्पेसिफिक ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ तो अलग अलग प्रकार के। तो ये एक मतलब हम वस्तु भी समझ सकते हैं इसे। वस्तु का नाम का बोध हो रहा है यहाँ पर। और एक उदाहरण ले सकते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी में क्या होता है? बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी ये क्या है? अवस्था है। तो देखो ऐसे ही तो इन उदाहरणों के द्वारा हमें सबके बारे में क्या पता चल रहा है? सबके नामों का बोध हो रहा है। तो इससे हम अब डेफिनेशन किस प्रकार बनाएंगे संज्ञा की? क्या पता चलता है संज्ञा से? कि किसी भी पक्षी, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या मन के भाव, अवस्था, दशा आदि के नामों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। तो मतलब किसी भी नाम, किसी भी व्यक्ति हो, चाहे प्राणी हो, वस्तु हो या किसी भी प्रकार का भाव हो, तो इनके नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा अर्थात नाउन। तो आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। देखो वाक्य में आए हुए जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम का पता चलता है,
उन शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहेंगे? संज्ञा। तो अब तक हमने क्या देखा? संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा को हम दूसरे शब्द में व्याख्या भी कह सकते हैं और इंग्लिश में उसे डेफिनेशन कहते हैं। अब देखते हैं आगे। अब इस संज्ञा के कुछ टाइप्स होते हैं, उसे हिंदी में कहा जाते हैं भेद या प्रकार। संज्ञा के प्रकार और भेद अर्थात संज्ञा टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी देखो संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद है, लेकिन जो व्याकरण के जो विद्वान होते हैं उनमें से कुछ विद्वानों का मानना है कि संज्ञा के हम सिर्फ केवल 3 ही भेदों को मानेंगे, बाकी जो अन्य भेद है उसको वो नहीं मानते। लेकिन कुछ विद्वान इन 5 भेदों को मानते हैं, तो व्याकरण के कुछ विद्वान सिर्फ 3 भेदों को मानते हैं। अभी ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है उसको क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये जो हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे तब मैं उसका कारण आपको बताऊंगी। फिर भी अभी बता देती हूँ, क्योंकि इसको जो विद्वान इस संज्ञा को इसके उपभेद नहीं मानते, क्योंकि समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा उनका मानना है कि वे दोनों संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में ही आते हैं, इसलिए वो उन्हें अलग से नहीं मानते। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तब आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि उनके अंतर्गत क्यों है। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का विस्तार से उदाहरणों के द्वारा। अब मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है, हम मुंबई में रहते हैं। देखो संज्ञा की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि किसी भी स्थान के नाम, यहाँ पर मैंने स्थान का नाम दिखा है। अभी देखो अलग अलग लोग अलग अलग स्थान पे रहते हैं, तो लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, एक विशेष नाम दिया गया है स्थान का। कौन सा? मुंबई। तो हम कहाँ पर रहते हैं? मुंबई में। दूसरे उदाहरण में दिया है कि कोलंबस बड़ा साहसी था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो कैसा था? साहसी, और उसका नाम क्या था? कोलंबस। तो एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग साहसी तो होते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के नाम भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, कोलंबस। अभी तीसरे उदाहरण में मैंने लिखा है, सिंह जंगल का राजा है। अभी देखो जंगल में तो बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन जंगल का राजा सिर्फ एक ही प्राणी को माना जाता है, जिसका नाम है सिंह। मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम बताया गया है। तो इसलिए यह सारे उदाहरणों में जो स्पेसिफिक नाम बताए हैं, जैसे मुंबई ये स्थान का स्पेसिफिक नाम है, उसके बाद कोलंबस, सिंह, तो इन सारे नामों को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अभी इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा है, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष, अभी मैंने एक्सप्लेन करते समय आपको बताया था कि विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष प्राणी का नाम, विशेष स्थान का नाम या विशेष वस्तु आदि के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर। देखो अभी सचिन तेंदुलकर का नाम लिया तो हमारे सामने उनका चित्र उभर आया। मतलब एक सचिन तेंदुलकर का नाम लिया तो सबसे पहले समझ में आ जाता है कि वो कौन है? बहुत बड़े क्रिकेटर है। तो मतलब ये देखो सचिन नाम के तो बहुत व्यक्ति होते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक में भी व्यक्ति है जो कौन है? क्रिकेटर है। तो ये इनका स्पेसिफिक नाम है, इसलिए सचिन तेंदुलकर या अन्य किसी भी व्यक्ति का नाम जो है, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद रामायण, ग्रंथ तो बहुत है लेकिन अलग अलग नामों के हैं, तो रामायण भी एक स्पेसिफिक विशेष ग्रंथ है,
उसके बाद ताजमहल, ताजमहल का नाम लिया तो हमारे सामने आगरे का ताजमहल खड़ा हो गया। तो इसी प्रकार ये एक स्पेसिफिक विशेष नाम है, भारत देश का नाम। तो ये सारे शब्दों को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं जब एग्ज़ाम में, तो आपको कैसे लिखना है आंसर, इसके लिए मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे कि पहले उदाहरण में है रावण दुष्ट आदमी था। अभी हमने देखा किसी भी व्यक्ति का नाम, तो रावण ये शब्द क्या हुआ, कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक। तो उसके सामने आंसर लिखने का एक टेक्निक होता है, रावण। कौन सा शब्द है, रावण। तो जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ होता है, या अगर अंडरलाइन नहीं किया है फिर भी आपको ढूंढकर उसमें से लिखना होता है, और वो कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि अब तक हमने सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा ही पढ़े हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए। आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है। अभी दूसरे उदाहरण में भी आप क्या करेंगे, दिल्ली भारत की राजधानी। अभी देखो इसमें अलग अलग नाम आए हैं, राजधानी शब्द भी है, लेकिन राजधानी तो बहुत सारी है ना। अगर यहाँ पर मैंने दिल्ली को अंडरलाइन किया है, लेकिन और एक को अंडरलाइन कर सकते हैं, भारत। भारत भी, लेकिन राजधानी ये व्यक्तिवाचक नहीं है। तो या इस उदाहरण में दिल्ली और भारत ये दो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उत्तर लिखते समय पहले दिल्ली लिखो, फिर उसके नीचे भारत शब्द लिखो, और इसके सामने आंसर लिखो, जो प्रकार होगा वो। अभी इसमें कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक। फिर तीसरा उदाहरण है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो देखते हैं मोर, मोर उत्तर में क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कश्मीर, कश्मीर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो अभी इस उदाहरण में आज बहुत गर्मी है। गर्मी, गर्मी है क्या है, मन का भाव है। अभी मन के तो बहुत सारे भाव होते हैं, कभी हम खुश रहते हैं, कभी हम दुखी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भाव है ना गर्मी। गर्मी से पता चलता है कि हमें बहुत गर्म हो रहा है। तो यह गर्मी है शब्द क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद लोग क्रिकेट देखने में मग्न हैं। क्रिकेट ये शब्द, खेल तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष नाम बताया गया है खेल का। तो ये क्या हुआ, क्रिकेट यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी देखते हैं, अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़े, अभी देखते हैं अगले उदाहरणों के द्वारा नए प्रकार को। पहला उदाहरण है यह पुस्तक मेज पर रखो। अभी यहाँ पर कौन से शब्द को अंडरलाइन किया है, पुस्तक। हाँ, मेज पर तो बहुत सारे पुस्तकें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें पुस्तक का नाम मेंशन है, लेकिन पुस्तक तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उनका नाम मेंशन है यहाँ पर नहीं। पुस्तक में तो अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे टेक्स्ट बुक होते हैं, या अलग अलग ग्रंथ होते हैं, स्टोरी बुक होते हैं, मतलब पुस्तक के तो बहुत प्रकार है। तो यहाँ पर पुस्तक किसका बोध करा है, पूरे पढ़ने की जो चीज़ है लिखित स्वरूप में, इसका बोध कराते हैं, मतलब पूरे जाति का बोध कराते हैं। यहाँ पर हमें पूरे जाति का बोध हो रहा है। पूरे पुस्तक इस शब्द से पूरे जाति का बोध हो रहा है, स्पेसिफिक पुस्तक का नाम नहीं दिया है। अब दूसरे उदाहरण में देखते हैं नदी में बाढ़ आई है। अभी मैंने यहाँ पर नदी शब्द को अंडरलाइन किया है। अभी नदी तो बहुत सारे नामों की नदी है, कितनी, हर किसी के गांव में जहाँ पर भी जाते हैं हम नदी तो दिखाई देती, लेकिन नदी को एक स्पेसिफिक नाम होता है, एक विशेष नाम होता है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। लेकिन यहाँ पर नदी का नाम नहीं दिया है, तो नदी में यह नदी शब्द पूरे जाति का बोध कराती है, इसलिए नदी यह, इससे क्या होता है, स्पेसिफिक नाम नहीं, पूरे नदी इस समूह का हमें बोध होता है। उसके बाद स्त्री गुमसुम थी। अभी स्त्री में देखो, अभी मैं भी स्त्री हूँ, यहाँ पर बैठे हम देखते हैं, बाहर भी जाऊँ बहुत स्त्रियाँ देखते हैं, लेकिन किसी का नाम है कि यहाँ पर कि अभी मेरा नाम है, यहाँ पर नहीं। स्त्री मतलब कोई भी एक अन्य स्त्री, लेडीज़ क्या है, शांत बैठी हुई है, गुमसुम बैठी हुई है। तो यहाँ पर स्त्री ये पूरे जाति का बोध कराती है। उसके बाद आज विद्यालय को छुट्टी है। विद्यालय मतलब जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर विद्यालय मतलब बहुत सारे विद्यालय, कोई भी विद्यालय हो सकता है।
यहाँ पर स्पेसिफिक विद्यालय का नाम दिया है नहीं। तो विद्यालय इस शब्द से हमें पूरे विद्यालय मतलब किसी भी स्कूल में या जहाँ पर पढ़ाई की जाती है वह स्थान, तो विद्यालय से हमें समझ में आता है कि पढ़ाई करने का स्थान, तो ये पूरे जाति का बोध कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें पुस्तक, नदी, स्त्री, विद्यालय, ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, पदार्थ या वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, अध्यापक, विद्यालय, छात्र, मनुष्य, नदी, पर्वत, फूल, कक्षा आदि। बच्चों अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में फ़र्क। कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शब्द जातिवाचक भी लगता है और व्यक्तिवाचक भी लगता है, लेकिन जैसे वाक्य में जो उसका स्थान होता है उसके अनुसार उसका प्रकार बदलता है। देखो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें दिए हैं, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें व्यक्ति और लोग, अगर वाक्य में व्यक्ति और लोग ये शब्द दिया है तो वह क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन वाक्य में अगर व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, आशा, लता, अमित, अगर व्यक्तियों के या लोगों के नाम होंगे तो वो क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी वस्तुओं के नाम, अगर वस्तु शब्द दिया है तो वह क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन वस्तुओं से अलग अलग नामों का पता चलता है, जैसे चम्मच हो, चटई हो, गेंद है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, जातिवाचक नहीं। उसके साथ साथ नगर, स्थान, शहर आदि के नाम जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन स्पेसिफिक उनका नाम दिया गया है, आगरा, दिल्ली, भारत, पाकिस्तान आदि, तो यह हुए व्यक्तिवाचक। उसके बाद नदियों के नाम, जैसे हमने देखा था, नदी क्या है? जातिवाचक, लेकिन उनके नाम क्या है? गंगा, जमुना, सतलज, ये सारे क्या हुए? व्यक्तिवाचक। आगे देखते हैं भावों के नाम। अभी भाव शब्द रहेगा तो या अवस्था शब्द रहेगा तो वह क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन उनके अलग अलग नाम दिए गए, खुशी खुशी, नाराज़गी, आनंद, दुखी, रोना, हंसना, ये सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। उसके बाद फल, फल शब्द होगा तो पेड़ पर बहुत सारे फल है, तो इस वाक्य में फल शब्द क्या है? जातिवाचक। लेकिन स्पेसिफिक फलों का नाम होगा तो क्या होगा? वह व्यक्तिवाचक। उसके बाद फूल, फूल शब्द रहेगा तो वह क्या रहेगा? वाक्य में अगर फूल शब्द आता है तो वह जातिवाचक। और उसके अलग से नाम है, फूलों के नाम अलग अलग दिए गए हैं, गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, बगीचे में गुलाब के फूल खिले हैं, तो फूल का नाम तो दिया है, तो यह क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। फिर सब्जी, सब्जी शब्द अगर रहेगा तो वह जातिवाचक होगा, लेकिन सब्जियों के नाम करेला, गोभी, मटर आदि दिए रहेंगे तो वह हो गए व्यक्तिवाचक। अभी देखा था हमने पिछले उदाहरणों में, पुस्तक शब्द रहेगा तो वह क्या रहेगा? जातिवाचक। लेकिन पुस्तकों के स्पेसिफिक विशेष नाम दिए जाएंगे तो वह क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। तो बच्चों अब तक हमने देखा अलग अलग उदाहरणों के द्वारा संज्ञा किसे कहते हैं, फिर संज्ञा के भेद देखे, संज्ञा के प्रकारों में से पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा के और जातिवाचक संज्ञा पढ़ा, फिर उनकी डेफिनेशन देखी, फिर उनको विस्तार से उदाहरणों के द्वारा उनका डिफरेंस हमने देखा। तो बच्चों आज के भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद के प्रकार जो है वह बाद के भाग में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दूसरे भाग में।